नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे संसद सत्र की खबर से। आपको बताना चाहेंगे आज 7वां दिन है इस संसद सत्र का और आज अभी थोड़ी देर में ये कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें आज संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन है और आज भी कहीं ना कहीं बजट पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष आज भी सरकार को घेरने का काम कर सकता है। वित्त मंत्री शाम 4 बजे बजट पर जवाब देंगी और बजट को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज संसद के मानसून सत्र का ये 7वां दिन है जो अब 11 बजे शुरू होता है और हर दिन 11 बजे इसकी शुरुआत होती है और जब भी शुरुआत होती है तो विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर लगातार संसद में जो है वो हंगामा करती है। तो इसी तरह के आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर जो है वो घेरने का कोशिश कर सकता है। और आज 4 बजे निर्मला सीतारमण भी जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले बजट को पेश किया था वो आज बजट पर जवाब दे सकती हैं। तो महत्वपूर्ण दिन है आज। चलिए आपको सीधे लोकसभा की इस वक्त तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय की मांग है, रेल विभाग की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को विनती है कि इसे किसानों के मसले पर किसानों की बात को उठाने में व्यवधान ना करें। किसानों का प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। किसान की बात रखने में व्यवधान ना करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही आपको आग्रह कर दिया है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अलाउ कर दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के मूलभूत समस्याओं में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कुछ अहम कदम उठाए उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के कृषि इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सर्जन करने का। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस सदन में बड़ी खुशी हो रही है। कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है। किसी राज्य में 2 डिजिट में कृषि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। इस देश में अकेला मध्य प्रदेश इस सौभाग्य का भाग्यशाली रहा जहां 11% का ग्रोथ जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था। ऐसे अनुभवी हाथ में भारत का कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं, श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्मित करके जो गैप्स थे उनको, उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है, किसानों को कितना लाभ मिला है, उसकी जानकारी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। आप माननीय सर प्लीज बैठिए। जब मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको ट्यूशन ओवर के बाद में 1 मिनट बुलाने का, ठीक है ना। आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न निकालें। हाँ, 0 ओवर के बाद एक्सीडेंट की जानकारी माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय
तो आप दोनों सदनों की कार्यवाही देख रहे थे, लाइव ये कार्यवाही आपको दिखा रहे थे। एक तरफ लोकसभा में भी कार्यवाही जारी है और दूसरी तरफ राज्यसभा में भी फिलहाल कार्यवाही जारी है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और ये कैबिनेट मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे ये बड़ी अपडेट है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से हलचल उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मीटिंग में कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पर योगी कैबिनेट की ये अहम मीटिंग हो रही है और तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। सीएम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग में कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगातार चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस मीटिंग के समक्ष उठाए गए हैं। इस मीटिंग के समक्ष जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं डगमगा रही थी, कहीं ना कहीं उसमें एक उठापटक देखने को मिल रही थी और वो भी एक कहीं ना कहीं इस बैठक का हिस्सा हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम मीटिंग मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी आज बातचीत हो रही है। तो कई अहम मुद्दे इस बैठक में माने जा रहे हैं। लखनऊ में ये बैठक अभी चल रही है, योगी कैबिनेट की ये बैठक है, ये अहम मीटिंग है और सीएम योगी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज, राजधानी लखनऊ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। चलो अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के विधानसभा में, जहां पर इस वक्त सत्र चल रहा है और कार्यवाही जारी है। तो फिलहाल यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का ये दूसरा दिन है। आज 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे और विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। किस तरह से सरकार को इस सत्र के दौरान में घेरना है, फिलहाल ये अनुपूरक बजट पेश होगा। इस बजट के अंदर क्या कुछ रखा जाएगा, किन किन वर्गों को इस बजट में शामिल किया जाएगा, किस सेक्टर में क्या यहां पर मिलने वाला है, ये तमाम अभी फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं कि जब बजट पेश होगा उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण बजट और अनुपूरक बजट जो है वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होना है। हिंसा से जुड़ी भी जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूं तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को, आज 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास
और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है, और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है, और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी, वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ
समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे, लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है, घर के बाहर की
सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी, इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रश्न संख्या 2 श्री अनिल प्रधान। नहीं, श्री अनिल प्रधान नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका इसमें 3 माननीय सदस्य हैं, इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमामि गंगे का आप पूछो। आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना के जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गांव के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद निधि से बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई हो, पूरे गांव के, पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे 2-3 विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब। तो आपने सुना, इस वक्त विधानसभा सत्र की कार्यवाही उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर इस वक्त जो है वो संबोधन कर रहे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो विपक्ष के ऊपर जो है वो सीधा सीधा निशाना साधा है और कहीं ना कहीं लगातार अब विपक्ष पर जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में बेसमेंट की घटना के बाद यूपी में भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वीकृत बेसमेंट में दूसरे प्रयोजन के लिए प्रयोग पर कार्रवाई होगी और अब ये दिल्ली से जो है इसका सबक उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है और वहां पर भी इस पर कहीं ना कहीं सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई थी उसके बाद बेसमेंट की घटना के बाद यूपी में भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्वीकृत बेसमेंट में दूसरे प्रयोजन के लिए प्रयोग पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बिना स्वीकृत के बने बेसमेंट पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। यानी बेसमेंट के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीमें गठित होंगी और दिल्ली में ये जो हादसा हुआ था उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं और अब इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो अफसरों को उठानी पड़ेगी, अधिकारियों को उठानी पड़ेगी। अगर कोई तरह इस तरह की अगर
कोई इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घटती है। तो कुल मिलाकर ये सबक लेने की कोशिश दूसरे राज्यों में भी ली जा रही है कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और इस घटना के जिम्मेदार कौन है। हालांकि राजधानी दिल्ली के अंदर हमने देखा जो ये हादसा हुआ जिसमें 3 जो युवा थे उनकी मौत हुई, उसके बाद सियासत लगातार नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। चलिए, उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उमेश मिश्रा का रुख करना चाहूंगा। उमेश, कितना बड़ा कदम है और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और यूं कहें तो एक सबक जो है वो लेने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जिस तरह से बेसमेंट की घटना हुई है उसके बाद यूपी में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जो स्वीकृत बेसमेंट हैं वो दूसरे प्रपोजन के लिए प्रयोग पर होगी कार्रवाई। वैसे बिना स्वीकृति के जो बेसमेंट बने हैं राजधानी लखनऊ में उन पर भी कार्रवाई करने के लिए जो निरीक्षक प्राधिकरण स्तर की जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव आवास से सभी जो प्राधिकरण हैं उनको आदेश दिया है कि अवैध रूप से जो भी बेसमेंट की खुदाई है या जिनका निर्माण हो चुका है ऐसे तमाम अवैध बेसमेंटों को चिन्हित करें ताकि आने वाला जो गठित टीम है वो आने वाले समय में पूरी तरह से इन सब पे कार्रवाई को जद में लाया जाए। बिल्कुल उमेश, क्या लगता है बाकी राज्यों को भी कहीं ना कहीं सबक लेते हुए इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो अवैध रूप से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या अवैध रूप से जो भी चीजें चलती हैं वो कम से कम सरकार को इन्फॉर्म करें, सरकार को एक पहले सूचना मिले और उसके बाद अपना कारोबार करें? देखिए, बिल्कुल हर मानक स्थापित हैं, हर चीज के बेसमेंट कैसे और किन मानकों पे खोदा जा सकता है उसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन बिना मानक को पूरा किए तमाम ऐसे शहर हैं, प्रदेश हैं जहां पर इस तरह के बेसमेंट बनाए गए हैं जो आने वाले समय में दिल्ली जैसी ही घटना को दावत दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली घटना से उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों ने सबक लिया है और यही वजह है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इसको सख्ती से लागू करने के लिए टीमें गठित की गई हैं और आवास विकास के जो अपर मुख्य सचिव उनके तरफ से विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल उमेश, देखिए दिल्ली के अंदर हमने देखा प्रदेश सरकार जो है यानी दिल्ली सरकार जो है वो बीजेपी पर या फिर यूं कहें तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर ठीकरा फोड़ रही है, बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमला कर रही है। कुल मिलाकर एक ठोस जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। लगातार पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है कुछ सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इसके नजरिए से देखा जाए तो ये कितना बड़ा कदम है और साथ ही साथ ये भी रखा गया है कि अगर इस तरह की घटना यूपी के अंदर घटती है तो सीधे सीधे उस क्षेत्र के जो अफसर होंगे वो जिम्मेदार होंगे। जी उमेश, तो भी संबंधित विभाग इससे बेसमेंट से जुड़े, खुदाई से जुड़े, भवन निर्माण से जुड़े जो भी विभाग हैं उनको सख्ती बरतने की जरूरत है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी विभाग निर्धारित है इसके लिए उनकी जवाबदेही तय होगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यही वजह है कि आप देखिए कि अपर मुख्य सचिव ने संबंधित जो भी विभाग इससे संबंध रखते हैं उन विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो लोग जो है कार्रवाई में पूरी मदद करें ताकि आने वाले समय में ऐसे अवैध जो बेसमेंट बने हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उमेश मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि अगर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर होती है तो सीधे सीधे उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जो उस क्षेत्र के अफसर हैं जो उस पर निगरानी नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अब केरल से बड़ी खबर है, वायनाड में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। केरल के वायनाड में जहां पर 4 गांव बहे हैं, 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी है। हादसे में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना जुटी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो भी लोग वहां पर इस मलबे या इस बाढ़ की चपेट में आए हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग सुरक्षित हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए या फिर उन्हें उपचार के लिए भेजा जाए। तो लेकिन फिलहाल एक बहुत भयावह स्थिति केरल के वायनाड में देखने को मिली है जहां पर ये बहुत बड़ा हादसा, और इसमें अभी तक जो जानकारी है उसमें यह बताया जा रहा है कि 4 गांव बहे हैं और 400 से ज्यादा लोग इस
बाढ़ में प्रभावित जो है हुए हैं, यानी लापता हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने केरल के वायनाड की, जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर यह बाढ़ की स्थिति बनी है। और आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीरों में क्या कुछ नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों के आधार पर कहा जाए तो ये स्थिति बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा भयावह, क्योंकि बाढ़ वहां पर आई है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब फिलहाल राजनेताओं ने भी अपने अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं और ये आंकड़ा लगातार वहां पर जो है वो बढ़ रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है इस बाढ़ के चलते, क्योंकि अचानक वहां पर जब बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी तो उसके बाद हालात पूरी तरह से जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गए और बारिश और बाढ़ की वजह से वहां पर कई सारे गांव बह गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर गाड़ियां हो, मकान हो, वो पूरी तरह से इस बारिश और बाढ़ की दलदल में आ चुके हैं, फंस चुके हैं। गाड़ियां, मकान अगर इस दलदल में फंसी हुई हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की हालात क्या होंगे, लोग किस तरह से वहां पर फंसे होंगे। हालांकि जो वहां के पड़ोसी राज्य हैं, वहां से भी कुछ हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए पहुंचाए गए हैं। लगातार जो एयरफोर्स है वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, ताकि अगर कुछ लोग सुरक्षित हैं तो उन्हें वहां से निकाला जाए, वो इस दलदल में ना फंसे रहें, ताकि आने वाले समय के लिए वो सुरक्षित रहें। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहां पर तमाम जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं। राज्य सरकार कदम उठा रही है, केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और बातचीत लेकर जानकारी लेने की कोशिश की है कि अभी क्या स्थिति है, जितनी मदद होगी वो हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान अभी चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने से बातचीत की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ट्वीट यानी एक्स के जरिए पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए हर संभव मदद जो है वो पहुंचाने की बात की है। प्रदेश सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और आश्वासन दिया है कि कोई भी वहां पर मदद चाहिए तो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है, तत्पर है, और यही देखने को भी मिल रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर। वायनाड में भूस्खलन से बेहद दुखी हूं, जहां कथित तौर पर कई लोग फंसे हुए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं राज्य और केंद्र सरकारों से सभी एजेंसियों के समन्वय से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। डॉक्टरों, पैरामेडिक के साथ समन्वय करें और त्रासदी के पीड़ितों की सहायता के लिए एजेंसियों के साथ सहयोग करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर दुख जताया है और कहा है कि जितना हो सके आपस में समन्वय बना के रखें डॉक्टर्स के साथ और तमाम जो जितने भी वहां पर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखें। राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं वायनाड में मेपाड़ी के पास हुए भीषण भूस्खलन से बहुत दुखी हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड के जिला कलेक्टर से बातचीत की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान जारी है। मैंने उनसे सभी एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने, एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और राहत प्रयासों के लिए आवश्यक किसी भी सहायता के बारे में हमें सूचित करने का अनुरोध किया है। तो राहुल गांधी ने भी फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और जिला कलेक्टर से भी बातचीत हुई है इस पूरी घटना को लेकर। साथ ही कहा कि मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। मैं सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं में बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का आग्रह करता हूं। तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं और वायनाड से भी लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़े थे, वायनाड से भी वो जीते थे, वहां से सांसद बने थे, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी सांसद बने थे। हालांकि फिलहाल उन्हें वायनाड को छोड़ना पड़ा है, लेकिन वो वायनाड से जुड़े हैं, वहां पर लगातार संपर्क में। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर भी आपको बताना चाहेंगे, एक बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमने देखा केरल के वायनाड में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर कई सारे लोगों की मौत हुई है। फिलहाल संसद तक पहुंचा झारखंड रेल हादसा, वायनाड हादसा। अब संसद में इसकी गूंज देखने को मिल रही है। लोकसभा में विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए हैं। संसद तक ये झारखंड रेल हादसा और वायनाड हादसा, जो आज के दो बड़े हादसे हैं, ये संसद में उठे हैं। लोकसभा में विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों को जोर शोरों से उठाया है, क्योंकि पहले हमने देखा झारखंड में एक रेल हादसा हुआ जिसमें लगभग 2 से 3 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद खबर जो है वो केरल के वायनाड से सामने आई। वायनाड के अंदर जो पर काफी सारे लोग इसमें बहे और लगभग 20 से 25 लोगों की मौत वहां पर भी हुई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अब विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठा रहा है। लोकसभा के अंदर इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है वो ये कोचिंग हादसे के लिए भी मोदी सरकार की तानाशाही को बताया है। दिल्ली हादसा भी अब संसद में जो है वो नजर आ रहा है। तो फिलहाल विपक्ष पूरे मूड में है, विपक्ष पूरी रणनीति के साथ सामने आए हैं। झारखंड रेल हादसा, वायनाड हादसा, जहां पर जो कई सारे लोग बहे हैं, वो तमाम मुद्दे लोकसभा के पटल पर उठे हैं। कोचिंग हादसे के लिए मोदी सरकार की तानाशाही को जिम्मेदार माना गया है और अब कहीं ना कहीं विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर लगातार ये हादसे इस तरह से क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े हादसे हुए थे। पहले हाथरस का मामला, उसके बाद वहां पर भी एक ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई थी और अब जाकर एक और बड़ा हादसा जिसमें ट्रेन हादसे का शिकार हुई है झारखंड में। और साथ ही साथ दूसरी तरफ वायनाड के अंदर जहां पर लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली और उन मुद्दों को भी अब उठाया जा रहा है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में जो 3 वहां पर युवा जिनकी मौत हुई, जहां पर एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी और उस लाइब्रेरी के अंदर पानी जब घुस गया तो 3 छात्रों की मौत हुई है। चलो फिलहाल हादसे में करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। झारखंड हादसे में राहत और बचाव कार्य वहां पर तेजी से अभी जारी है। डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराए थे और ये बताया जा रहा है कि मालगाड़ी जो पहले से डिरेल हुई थी, जब एक ट्रेन आती है तो वो उस मालगाड़ी से टकरा जाती है, उसके बाद यह हादसा होता है। हादसे में अभी तक फिलहाल 50 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। अभी तक ये खबर आई है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। तमाम जो राहत बचाव कार्य की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। रेलवे के अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी, उस जो अमला है वो भी वहां पर पहुंचा हुआ है और राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। तो सवालों के घेरे में रेलवे विभाग भी आ रहा है, रेलवे मंत्रालय भी आ रहा है, क्योंकि रेल हादसे लगातार हो रहे हैं। जहां मैंने पहले भी बात की, उत्तर प्रदेश में रेल हादसा हुआ, राजस्थान के अलवर में रेल हादसा हुआ और अब झारखंड में भी रेल हादसा हुआ, जहां पर डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 2 से 3 लोग हैं जिनकी मौत हुई है और लगभग 50 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है, वहां पर टीमें मौजूद हैं और राहत बचाव वहां पर कर रही हैं ताकि लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा जाए और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय एक निशाने पर है, घेरे में है। लगातार जो अंतराल के बाद हादसे हो रहे हैं, ये हादसे कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरों में किस तरह से जो राहत बचाव की टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं। ये चक्रधरपुर झारखंड की पूरी तस्वीरें, जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ और रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं और वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही भी माना जा रहा है, क्योंकि मालगाड़ी पहले से डिरेल हुई और उसके बाद ये ट्रेन वहां पर जो है वो टकराई गई है। मैं डॉक्टर BS सिंह गागराई, समाज सेवी सह सचिव पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन चक्रधरपुर। अभी हम यहाँ चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बम्बू के आगे पोटोबड़ा गांव में जो हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस जो डिरेल हो गई है, इसी मैं अभी घटनास्थल पर आया हूं, अपने टीम के संस्थाओं के साथ आया हूं। मैं इस दुर्घटना की
प्रति जो भी घायल व्यक्ति हैं उनके प्रति मैं संवेदना जाहिर करता हूं। और अभी आप देख रहे हैं पूरे टीम, जिला प्रशासन से लेके पूरा एनडीआरएफ से सीआरपीएफ सारा टीम, जितना भी गवर्नमेंट का जो एजेंसी है सारे आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा प्रयास रहे कि मानवीय जीवन को बचाया जाए और उसके लिए हमारा टीम अभी आ रहा है। जो भी पैसेंजर आए हुए हैं, जो भी जब भूखे प्यासे हैं, उनके लिए बिस्किट, ब्रेड और पानी का व्यवस्था हमारा संस्था की तरफ से भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं, जैसे मुझे सूचना मिली थी कि ये ट्रेन पीछे आप अभी इंजन देख रहे हैं हावड़ा मुंबई मेल का, और अनिल जी, और आप देख रहे हैं कि अब तो चूँकि सारा पटरी पे जाम है, रोड जाम है। अभी रेल प्रशासन इसको कितना देर पे खाली कराता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी इस पे पैसेंजर थे उनको सकुशल, उनको हॉस्पिटल, जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और बाकी जो पैसेंजर है उनको जितना भी माध्यम है ट्रैफिक का, चाहे वो बस के माध्यम से हो या पर्सनल गाड़ी के माध्यम से, उनको हम लोग उनका घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम अभी हम घटनास्थल पर आए हुए हैं। हम वस्तु स्थिति पे निगाह रखे हुए जायजा ले रहे हैं, और चलिए सबके साथ हम लोग मिलकर लोगों को हम लोग बचाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चारण, CPRO साउथ ईस्टर्न रेलवे। आपको ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल की दुर्घटना के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। यह ट्रेन सुबह 3:43 पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। अब इसमें राहत और बचाव कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक 80% यात्रियों को बसों से चक्रधरपुर स्टेशन ले जाया जा चुका है, और बचे हुए 20% एक स्पेशल ट्रेन से चक्रधरपुर ले जाए जा रहे हैं। इस घटना में 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है और 4 माइनर इंजर्ड हैं। उनको भी चक्रधरपुर अस्पताल ले जाया जा चुका है। चक्रधरपुर से 10:30 बजे के आसपास एक स्पेशल ट्रेन चला के यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो जो रेल हादसा हुआ है कि तकरीबन 4:15 के आसपास का समय बताया जा रहा है। 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई, यानी कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इस ट्रैक पर रेल हादसों का एक अलग इतिहास रहा है। 99 के बाद से मुंबई हावड़ा मेल यहाँ एक बार चल गई थी। उसके बाद एक इस्पात गाड़ी है, वो वर्षों पहले टकरा गई थी, डिरेल हो गई थी, और उसी तरह का लगभग वही हादसा यहाँ इस वक्त दिख रहा है। जो मालगाड़ी डिरेल हुई थी उससे ये गाड़ी टकराई है, और कितना भयावह दृश्य है, कितनी लोगों को चोटें पहुंची होंगी, घायल हुए होंगे, ये तमाम देखने वाली बात है। तो इस वक्त मैं घटनास्थल से मौजूद हूँ और ये देख रहा हूँ कि आखिरकार जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है, पुलिस प्रशासन, रेल प्रशासन, सभी लोग लगे हुए हैं। घायलों को बस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार देश में लगातार रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। तो आपने सुना, इस वक्त हमारे सहयोगी भी ग्राउंड लेवल पर मौजूद थे। वहां पर भी उन्होंने जानकारी ली, उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। आम लोगों से बातचीत की, और आम लोगों से जब बातचीत की तो आम लोगों का सीधा ये कहना है कि रेलवे की तरफ से कोई निगरानी यहाँ पर नहीं रखी जाती। रेलवे अधिकारी हो, रेलवे कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पर हरकत नहीं देखी जाती है। ज़मीनी स्तर पर ये कर्मचारी नहीं उतरते हैं, जिस वजह से ये बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही अपने आप में कही जा सकती है, क्योंकि पहले वहाँ पर एक मालगाड़ी डिरेल हुई, उसके बाद जब ट्रेन आती है तो वो भी हादसे का शिकार हो जाती है। तो कुल मिलाकर अभी ये चक्रधरपुर में हादसा हुआ है, झारखंड में, जहाँ पर 50 लोगों के घायल होने की खबर है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी राहत बचाव कार्य के निर्देश दे दिए हैं। कहाँ है
तो दिल्ली हादसा इस वक्त तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद अब सियासत तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी नजर आ रहा है। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आज दिल्ली बीजेपी ने राजघाट बापू की समाधि के सामने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मौन व्रत के रूप में किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के स्टेज से दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों की मौत की जिम्मेदार हत्यारी दिल्ली सरकार इस्तीफा दो, हादसा नहीं हत्या है, इस तरह से यहां पर तमाम पैम्फलेट और डिस्प्ले पेपर लेकर के बैठे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको सांसद बासरी स्वराज, उसके अलावा पूर्व मेयर, उसके अलावा दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, तमाम विधायक और तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप सीधा देखेंगे तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौन व्रत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे तमाम जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं कि आज हम मौन रख रहे हैं। वो तमाम जो छात्र हैं जिनकी मौत हुई है इसमें, और इसको सीधा सीधा जिम्मेदार दिल्ली सरकार नगर निगम को ठहराया जा रहा है। लगातार इस मामले को लेकर के बीजेपी दिल्ली सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मेयर शैली ओबराय से इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छात्रों की मौत का मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी की कमी की वजह से इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस मामले पर दिल्ली में बड़ी राजनीति देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 15 साल से दिल्ली में नगर निगम में बीजेपी थी और बीजेपी के रहते ही ये इल्लीगल बेसमेंट बनाए गए थे, इल्लीगल तहखाने बनाए गए थे, जिनमें इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे थे। देखा जाए तो दिल्ली के अंदर इस वक्त राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। दिल्ली में जितनी तेज़ गर्मी है वैसे ही राजनीतिक पारा भी गर्म नज़र आ रहा है। ये मामला सड़क से लेकर संसद तक लगातार गंभीर बना हुआ है। इस मामले में दिल्ली बीजेपी दिल्ली सरकार को पूरी तरह से घेरते हुए नज़र आ रही है। तमाम जो पदाधिकारी, सांसद, विधायक हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां आज बीजेपी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है, वहीं आज आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी और एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो हमें काम करने दे नहीं रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा है। और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। वो सहन कर सके। परिवार पर जो अपार कष्ट आन पड़ा है, उनके परिवार को प्रभु शक्ति दे कि उनको ये पीड़ा वो सहन कर सकें। ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन ये घटना क्यों हुई इसके बारे में भी जरूर हम लोगों को बात करनी होगी। आज किस प्रकार से एक ऐसी सरकार जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रही है, एक ऐसी सरकार जिसके मॉडल के बारे में वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अमेरिका जैसे देश में चर्चा हो रही है, आज उस मॉडल को बदनाम करने की किस प्रकार की साजिश रची जा रही है ये आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। आज पूरा प्रयास भारतीय जनता कानपुर से बीजेपी विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी बुलडोजर अब नहीं चलेगा। हमारे सहयोगी रजा अब्बास ने उनसे खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ हैं, जो गोविंदपुर से विधायक हैं। उन्होंने खासतौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि क्यों बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या बात थी, किस वजह से बस्तियां उजाड़ी जा रही थी? देखिए, वो 30-35 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने समय से बसी हुई बस्तियां हैं, जिनमें हमारे योगी जी, माननीय मोदी सुविधाएं भी दे रहे हैं, और उस बस्ती से कोई ऐसा अतिक्रमण भी नहीं है, जबकि घोषित बस्ती है कि जिससे कहीं नहर बाधित हो रही हो। नहर के बाद 10-10 मीटर की मैंने सड़क बना के दी है। पेयजल उनको माननीय मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया। उनको आवास के लिए जो शौचालय है वो तक बनवाए गए हमारी सरकार की तरफ से। सारी सुविधाएं दी गई। बावजूद इसके डीएम का आदेश नहीं, कमिश्नर का आदेश नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश नहीं,
किसी भी अधिकारी का आदेश नहीं, जल शक्ति मंत्री जी का भी आदेश नहीं, बावजूद उसमें आप लोगों में गलतफहमी फैलाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए जबरन आप, जो आपके पास अधिकार नहीं है, आप नोटिस लगा दोगे, गिरा दोगे गरीब आदमी को, बिना बताए उनको नोटिस भी लगा के और गिरा भी दोगे, और नहीं अगर उन्होंने हटाया तो उस पर उनको गिरा करके उनसे खर्च भी वसूल लोगे। ये अंधा राज तो है नहीं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज का राज है। बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन जिस लिए महाराज जी की मंशा है उस पर चलाते हैं। ये तो इन्होंने ऐसा काम किया कि अश्वत्थामा मरो और नरो कुंजों के आगे शंख बजा दिया, उसके बाद अपनी परिभाषा बनाकर और बुलडोजर घुसेड़ दिया। क्या लग रहा है कि बुलडोजर जो चल रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं अधिकारी? नहीं, देखिए 2017 के पहले जो कानून व्यवस्था थी जिसमें जनता ने नारा दिया था, हमने नहीं दिया था। हम देते तो ये लोग कहते कि भाजपा ही इसलिए कह रहे हैं। जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा, और सपा को नकार दिया था। उसके बाद योगी जी ने जब ये बुलडोजर चलाया है माफियाओं पर, भूमाफियाओं पर, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पर, थानों में थानेदारों की पिटाई करने वालों पर, जो चौराहे चौराहे पुलिस वालों को मारते थे, महिलाओं की चैन लूटते थे, बच्चों को अपहरण उद्योग करते थे, उन सब पर ये बुलडोजर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया, तो ये बुलडोजर ज़रूरत है उत्तर प्रदेश की। और ये बुलडोजर वो भय का कारण अपराधियों में बना है, और लोग, आम जनता इसको पसंद भी कर रही है, और आम जनता इससे खुश भी है, और कानून व्यवस्था भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर चल रही है। परंतु मैंने जैसे पूर्व में कहा कि आप शंख बजा के नरो कुंजों के पहले अपनी परिभाषा बना दो और शंख बजा दोगे, यानी कोई समझ ना पाए, और नोटिस लगा के घोषित बस्ती को उजाड़ दोगे। लखनऊ का मामला अलग है, लखनऊ में नदी के अंदर लोग बसे हुए थे, वो विषय अलग है। यहाँ कोई नहर के अंदर नहीं बसा था, ये तो बहुत किनारे घोषित बस्ती है, 30-35 साल 40 साल पुरानी बस्ती है, जिससे ना नहर बाधित हो रही है, ना ट्रैफिक बाधित हो रहा है, ना पॉल्यूशन बाधित हो रहा है, और लोग आराम से रह रहे हैं। और योगी जी, मोदी जी उनको घर दे रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, और ये उजाड़ने के लिए बिना किसी इनके पास जो संवैधानिक अधिकार है, बिना उसके, ये तो गुंडागर्दी प्रतीत होती है कि एक व्यक्ति पूरे प्रशासनिक मशीनरी की तालाब को गंदा करेगा क्या? ऐसे व्यक्तियों को तो रोकना ही चाहिए। जनप्रतिनिधियों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक गण हैं, वो ये कहते हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं, मनमानी चाहते। कहीं ना कहीं छवि सरकार की खराब होती है, अधिकारी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए मेरे यहाँ, मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं जानता। मेरे यहाँ एक एक IAS, एक एक IPS, एक एक PCS, एक एक थानेदार, एक एक हमारा चौकी इंचार्ज, सिपाही तक। विधायक, इनका साफ कहना है कि कानपुर में बाकायदा इनका वीडियो वायरल हुआ है, जो नहर के करीब बस्ती बसी थी, उसको उजाड़ने के लिए इन्होंने बाकायदा अधिकारियों से कहा कि ये बस्ती ना उजाड़ी जाए। इनका कहना है कि हो सकता है ये अधिकारी जो कानपुर नगर में आया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश के तहत काम कर रहा हो, सत्ता को और हमारी छवि को खराब कर रहा हो। बहरहाल इन्होंने कहा कि कोई भी बुलडोजर इनके इलाके में नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सुबेर के साथ रजाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़। चलिए न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।